नमस्कार। क्या आप अपने बिजनेस के लिए जीएसटी नंबर लेने के बारे में सोच रहे हो और क्या आप जीएसटी के बारे में जानना चाहते हो? अगर हाँ, तो आज के इस वीडियो में हम जीएसटी के टॉपिक को आसानी से समझने की कोशिश करेंगे और यहां पर हमने कुछ टॉपिक्स बनाए हैं, उन टॉपिक्स के माध्यम से समझेंगे ताकि कोई जानकारी छूटे ना और आसानी से ये सब्जेक्ट है वो समझ में आ सके। तो सबसे पहला हमारा जो टॉपिक होगा वो है जीएसटी क्या है और जीएसटी के कितने प्रकार हैं। जैसे आपने सुना होगा सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, यूटीजीएसटी, ये क्या है इसके बारे में हम बात करेंगे। नंबर 2 टॉपिक होगा जीएसटी नंबर है वो किसको लेना चाहिए, किसको नहीं लेना चाहिए, यानी कि जीएसटी लेने के लिए क्या कंडीशन है, इसके बारे में बात करेंगे। और नंबर 3 जीएसटी इनपुट क्रेडिट क्या होता है, जीएसटी आउटपुट क्या होता है, आईटीसी क्या होता है, इनपुट टैक्स क्रेडिट बेनिफिट कैसे मिलता है, यानी कि जीएसटी कैसे काम करता है, इस टॉपिक को हम डिटेल में जानेंगे। और नंबर 4 जीएसटी नंबर लेने के बाद आपको क्या क्या एडवांटेज मिल सकते हैं, इसके क्या एडवांटेज है, क्या इसके डिसएडवांटेज हो सकते हैं। और वीडियो के लास्ट में हम जानेंगे अगर आप जीएसटी नंबर लेना चाहते हैं तो इसके लिए आवेदन कहां पे करना होता है, ऑनलाइन आवेदन कैसे किया जाता है, इसके बारे में बात करेंगे। तो कुल मिलाकर के अगर आप जीएसटी के बारे में जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी वैल्यूएबल होगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा जरूर देखना। अगर आप जीएसटी के बारे में जानना चाहते हो तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना, तभी आपको पूरी जानकारी समझ में आएगी। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर नहीं किया हुआ है तो, इसी से हमें मोटिवेशन मिलता है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है जीएसटी क्या है और जीएसटी के कितने प्रकार हैं। जीएसटी जिसका सिंपल सा मतलब है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यानी कि किसी वस्तु का अगर आप क्रय विक्रय करते हैं तो उसमें जो टैक्स लगता है, या फिर आपका बिजनेस कोई सेवा देने से संबंधित है, कोई सर्विस प्रोवाइड करवाने का बिजनेस है, तो उसमें जो टैक्स लगता है, यानी कि वस्तु के क्रय विक्रय पे लगने वाला टैक्स और सेवा पे लगने वाला टैक्स, इसे ही जीएसटी कहते हैं। ये एक प्रकार का इनडायरेक्ट टैक्स है, अप्रत्यक्ष कर है। जीएसटी आने से पहले अलग अलग प्रकार के कई कर होते थे, जैसे एक्साइज ड्यूटी, वेट, सर्विस टैक्स, इस प्रकार के कई टैक्स थे। इन सभी 17 प्रकार के टैक्स को मिलाकर के जीएसटी टैक्स बना दिया। और जीएसटी लेके आने का सरकार का उद्देश्य है कि पूरे देश में एक टैक्स सिस्टम हो, कर प्रणाली है वो पूरे देश में एक हो, ताकि व्यापार आसानी से हो सके और वस्तुओं का अनावश्यक रेट है वो ना बढ़े, वस्तुओं का मूल्य ना बढ़े और कैस्केडिंग इफेक्ट जैसे टैक्स पे जो टैक्स लगता है वो खत्म हो जाए। तो इसलिए जीएसटी बनाया गया। जीएसटी है वो 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया। तो ये जीएसटी है गुड्स एंड सर्विसेज पे लगने वाले टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स है ये। जीएसटी है वो कितने प्रकार के होते हैं, तो जैसे आपने सुना कि सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, यूटीजीएसटी, ये क्या होता है, तो इनको हम डिटेल में समझेंगे। सबसे पहला है सीजीएसटी। सीजीएसटी का मतलब है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यानी कि सेंट्रल सरकार को जो कर का भाग जाता है, जो केंद्र सरकार को कर का भाग जाता है वो सीजीएसटी में आता है। जितना भी टैक्स होता है उसका भाग सेंट्रल सरकार को और स्टेट सरकार को जाता है, तो जो सेंट्रल सरकार को जा रहा है वो सीजीएसटी है। एसजीएसटी का मतलब है स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यानी कि टैक्स का वो भाग जो स्टेट सरकार को जा रहा है, जो राज्य सरकार को जा रहा है, वो एसजीएसटी उसको बोलेंगे। इसको हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। मान लेते हैं कि किसी वस्तु का एक ही स्टेट के अंदर उत्पादन हो रहा है और वहीं पे उसका अंतिम उपभोग हो रहा है। ठीक है, एक एग्जाम्पल लेते हैं हम। यहां पर हम एग्जाम्पल में मान लेते हैं कि हरियाणा स्टेट में किसी वस्तु का उत्पादन हुआ और उस वस्तु का अंतिम उपभोग भी हरियाणा स्टेट में हुआ। तो अब उस वस्तु पे जो टैक्स लगता है और उसका जो इनवॉइस बनेगा, उस इनवॉइस में 2 प्रकार के टैक्स आपको यहां पर दिखाई देंगे, सीजीएसटी और एसजीएसटी। मान लेते हैं कि उस वस्तु पे 18% टैक्स लगा, तो 18% टैक्स लगा, उसमें से 9% टैक्स होगा वो सीजीएसटी का होगा और 9% होगा वो एसजीएसटी का होगा। तो सीधा सीधा मतलब है कि जो 18% है उसमें से 9% भाग जाएगा केंद्र सरकार के पास और 9% भाग जाएगा उस राज्य में जिस राज्य में उसका अंतिम उपभोग हो रहा है। तो हमारे केस में हरियाणा राज्य में उस वस्तु का अंतिम उपभोग हो रहा है और प्रोडक्शन भी वहीं पे हो रहा है, हरियाणा में। तो इसे हम बोलते हैं इंट्रा स्टेट टैक्स, यानी कि एक ही राज्य के अंदर उत्पादन होता है और एक ही राज्य के अंदर उस वस्तु का उपभोग हो रहा है, तो इसे इंट्रा स्टेट टैक्स बोलेंगे। तो हमारे केस में जो प्रोडक्ट है उसका मूल्य मान लेते हैं 10,000 रुपए का है और 10,000 रुपए में से उसमें जो 18% जीएसटी लगेगा तो उसका टोटल हो गया 1800 रुपए। तो 1800 रुपए में से 900 रुपए जाएंगे केंद्र सरकार को टैक्स का भाग और 900 रुपए जाएगा स्टेट सरकार को उस टैक्स का भाग। तो इस प्रकार से सीजीएसटी और एसजीएसटी लगता है। हम यहाँ पे बिल्कुल सरल तरीके से समझ रहे हैं ताकि जानकारी समझ में आ सके। नंबर 2 है आईजीएसटी। आईजीएसटी क्या होता है? आईजीएसटी का मतलब है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यानी कि अगर किसी वस्तु का निर्माण किसी एक राज्य में हो रहा है, उत्पादन किसी एक राज्य में हो रहा है, लेकिन उसको ट्रांसपोर्ट के माध्यम से दूसरे राज्य में ले जाकर के वहां पे उसको बेचा जा रहा है
और उसका अंतिम उपभोग किसी दूसरे राज्य में हो रहा है। एक एग्जाम्पल लेते हैं, आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसे मान लेते हैं कि हरियाणा राज्य में किसी वस्तु का निर्माण हुआ, लेकिन उसको ट्रांसपोर्ट के माध्यम से ले जाया गया राजस्थान में, और अब उसका अंतिम उपभोग राजस्थान के किसी कस्टमर ने उसका अंतिम उपभोग कर लिया उस वस्तु का। लास्ट जो कस्टमर है उसका वो राजस्थान राज्य का, तो उसका अंतिम उपभोग कहां हुआ? राजस्थान में। अगर कोई बॉर्डर क्रॉस करके दूसरे राज्य में प्रोडक्ट जा रहा है और वहां पे अंतिम उपभोग हो रहा है, तो उस पर लगेगा IGST, उसके इनवॉइस में आएगा IGST। तो इसे कहते हैं इंटरस्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स या इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो इस कंडीशन में जो टैक्स का भाग है वो केंद्र के पास जाएगा, और फिर केंद्र इसको डिसाइड करेगा कि जहां पे उस वस्तु का अंतिम उपभोग हुआ है जिस राज्य में, जैसे हमने एग्जांपल लिया उसमें राजस्थान में हो रहा है, तो उसमें से आधा भाग है वो राजस्थान सरकार को मिल जाएगा। जिस भी राज्य में होगा उस सरकार को मिल जाएगा। हम एग्जांपल में राजस्थान ले रहे हैं, तो यहाँ पे उसका आधा भाग है वो 9% है, वो राजस्थान सरकार को मिल जाएगा। अगर हम एग्जांपल लें, यहाँ पे प्रोडक्ट की अगर कॉस्ट 10,000 रुपए की है, तो 10,000 रुपये 18% के हिसाब से अगर GST लगता है, तो उस पर 1800 रुपये GST होगा। तो 1800 में से उस पर IGST लगा, तो केंद्र के पास है, केंद्र उसको डिसाइड करके 900 रुपये वो केंद्र सरकार को जाएगा, और 900 रुपये वो राजस्थान सरकार को चला जाएगा, जहां पे उस प्रोडक्ट का अंतिम उपभोग हुआ है। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ गया होगा। सिंपल तरीके से IGST यही होता है। इसके बाद है UTGST। UTGST क्या होता है? तो UTGST का मतलब है यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। कुछ ऐसे प्रांत है जो यूनियन टेरिटरी, जो केंद्र शासित प्रांत है, जैसे चंडीगढ़, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप, जो भी केंद्र शासित प्रांत है, अगर उनमें किसी वस्तु का उत्पादन हो रहा है और वहां पे उस वस्तु का अंतिम उपभोग हो रहा है, तो वहां पे जो इनवॉइस होगा उसमें आएगा UTGST। तो UTGST में टैक्स है वो केंद्र के पास चला जाएगा, और फिर केंद्र उन जो केंद्र शासित प्रांत है उनके विकास के लिए उनको टैक्स प्रोवाइड करेगा। तो इस प्रकार से UTGST लगेगा। बस यहाँ पे इनवॉइस में आ जाएगा UTGST। तो इसमें भी आधा भाग है वो केंद्र सरकार का होगा और आधा भाग है वो केंद्र शासित प्रदेश। जैसे मान लेते हैं चंडीगढ़ में अगर किसी वस्तु का अंतिम उपभोग हो रहा है, वहां पे अगर प्रोडक्शन हुआ और वहां पे अंतिम उपभोग हो रहा है, तो उस पे लगेगा UTGST। तो इस प्रकार से UTGST काम करता है। UTGST का सिंपल मतलब है यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यानी कि केंद्र शासित प्रांत में जिस वस्तु का उपभोग हो रहा है, जिस वस्तु पे टैक्स लग रहा है, वो UTGST में आता है। हमारा नंबर 2 टॉपिक है GST नंबर किसको लेना चाहिए और किसको नहीं लेना चाहिए। तो इसके लिए कई कंडीशंस है, कई कंडीशन पे GST नंबर लेना अनिवार्य हो जाता है। तो वो कौन कौन सी कंडीशन है जिसके लिए GST नंबर लेना जरूरी है? अगर आपका बिजनेस कोई क्रय विक्रय करने का ट्रेड का बिजनेस है और आपका बिजनेस, आपका जो सालाना टर्नओवर है वो 40 लाख से अधिक हो जाता है, तो इसी कंडीशन में आपको GST नंबर लेना होता है। और अगर आपका सर्विस सेक्टर का बिजनेस है और आपका सालाना टर्नओवर है वो 20 लाख से ज्यादा है, तो आपको GST नंबर लेना होता है। और यहाँ पे ये जो कंडीशन है वो कई राज्यों में अलग है। जैसे पहाड़ी क्षेत्र है कई, वहां पे अगर आपका बिजनेस, अगर आपका ट्रेड का बिजनेस है और ट्रेड का बिजनेस है, तब भी आपका 20 लाख से अधिक अगर बिजनेस होता है, तब भी आपको वहां पे GST नंबर लेना होता है। और सर्विस सेक्टर में 10 लाख से अधिक होता है, तब भी आपको GST नंबर लेना होता है। तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आप GST नंबर लेने से पहले CA से जरूर कंफर्म कर लीजिए इसके बारे में, जो प्रोफेशनल्स है उनसे एक बार इसके बारे में जरूर कंफर्म कर लेना कि आपके स्टेट में क्या कंडीशन है इसके लिए। इसके अलावा अगर आप कोई ई-कॉमर्स बिजनेस करना चाहते हैं, जैसे आप Amazon पे, फ्लिपकार्ट पे, मीशो पे, मिंत्रा पे, यानी कि ई-कॉमर्स बिजनेस करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको GST नंबर लेना जरूरी हो जाता है। तो GST नंबर आपको लेना ही पड़ेगा। इसके अलावा तीसरी कंडीशन है कि अगर आप बिजनेस दूसरे स्टेट में जाकर के करना चाहते हैं, अपना सामान दूसरे स्टेट में जाकर के बेचना चाहते हैं, चाहे स्थायी तौर पे चाहे अस्थायी तौर पे, अगर आप इंटरस्टेट अगर बिजनेस करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको GST नंबर लेना अनिवार्य हो जाता है। तो ये कुछ कंडीशंस है। इसके अलावा आप अपनी स्वेच्छा से भी GST नंबर ले सकते हैं। अगर आपकी इच्छा है कि GST नंबर लेना है तो आप ले सकते हैं, लेकिन GST नंबर लेने के बाद आपके कई प्रकार के काम है वो बढ़ जाते हैं। आपको रिटर्न वगैरह है वो भरनी पड़ती है, अकाउंटेंट की जरूरत होती है, CA की जरूरत होती है। तो इस प्रकार के आपके काम है वो बढ़ सकते हैं। तो अब आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि GST नंबर लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। अगर आप अनिवार्य कंडीशन में आ रहे हैं जहां पे GST लेना ही पड़ेगा, तो फिर तो लेना ही पड़ता है। और अगर अनिवार्य कंडीशन पे नहीं है तो आप अपनी इच्छा से ले सकते हैं या नहीं ले सकते, वो आप पे डिपेंड करता है। इसके बाद नंबर 3 हमारा टॉपिक है कि GST में GST इनपुट क्रेडिट क्या होता है और GST आउटपुट क्या होता है, ITC का बेनिफिट है वो कैसे मिलता है। तो ये टॉपिक है वो डिटेल हम समझेंगे यहाँ पे, ताकि जानकारी अच्छी तरह से समझ में आ सके। इनपुट टैक्स क्रेडिट और GST आउटपुट, ये GST के 2 महत्वपूर्ण भाग हैं और इनको हम डिटेल में जानेंगे।
अगर हम आसान तरीके से समझें तो जब हम कोई सामान खरीदते हैं, जब कोई रिटेलर सामान खरीदेगा होलसेलर से और उस सामान पे जीएसटी लगेगी, उसके उस रेट पे जो जीएसटी लगता है उसे कहते हैं जीएसटी इनपुट टैक्स। और जब वो रिटेलर उसमें अपना प्रॉफिट ऐड करके किसी कस्टमर को वो सामान बेचता है और कस्टमर से जो जीएसटी ले रहा है उस पे, तो उसे कहते हैं जीएसटी आउटपुट। तो इस सिंपल भाषा में तो यही है, जब आप सामान खरीदते हैं उस पे जो जीएसटी लगती है वो जीएसटी इनपुट टैक्स हो गया, और जब उसको कस्टमर को बेचते हैं और कस्टमर से जो जीएसटी लेते हैं उस पे जो टैक्स लगता है, जो जीएसटी लगती है, उसे कहते हैं जीएसटी आउटपुट। आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट, यानी कि इसका मतलब ये है कि जो अमाउंट आपने जीएसटी आउटपुट प्राप्त किया है कस्टमर से, जब कस्टमर को जो प्रोडक्ट सेल किया उस पे जो जीएसटी लगी, यानी कि जीएसटी आउटपुट, जीएसटी आउटपुट में से अपना जो जीएसटी इनपुट है वो अमाउंट इसमें से घटा सकते हैं। और इसमें आपको केवल घटाने के बाद जो अमाउंट शेष रहता है, केवल वो अमाउंट आपको सरकार को टैक्स के रूप में पे करना होता है। आपने जो जीएसटी इनपुट था आपका, वो आपका रिटर्न मिल जाता है। तो इसका ये बेनिफिट होता है। इसको हम एक एग्जांपल के माध्यम से समझ लेते हैं, आसानी से समझ में आ जाएगा। मान लेते हैं कि आप एक व्यापारी हैं, मान लेते हैं आप एक रिटेलर हैं, और आपने होलसेल से 10,000 रुपए का कोई प्रोडक्ट खरीदा और उस पर 18% के हिसाब से जीएसटी आपको लगा, जो कि 1800 रुपए का जीएसटी आपको लगा। ये आपका जीएसटी इनपुट है। और आप रिटेलर हैं तो आपने अपना प्रॉफिट इसमें ऐड कर दिया, यानी कि 10,000 का सामान आपने खरीदा, 5,000 रुपए आपने इसमें और ऐड कर दिया कि अब हम इसको 15,000 में बेचेंगे। 5,000 रुपए प्रॉफिट आपने ऐड कर दिया, तो कस्टमर को आपने उसको बेचा 15,000 रुपए का। कस्टमर को कितने का लगा? 15,000 का। तो कस्टमर को जीएसटी लगेगी, वो लगेगी 15,000 पे। 18%, 15,000 का 18% यानी कि 2,700 रुपए कस्टमर ने जीएसटी के रूप में भरा। तो आपको कस्टमर से मिला 2,700 रुपए, उसे कहते हैं जीएसटी आउटपुट। तो जीएसटी आउटपुट 2,700 रुपए होगा, जीएसटी इनपुट आपका था 1,800 रुपए। तो अब आप क्या करेंगे, जीएसटी आउटपुट यानी कि 2,700 में से 1,800 रुपए माइनस कर देंगे। अब आपको यहां पे जो सरकार को पे करना पड़ेगा टैक्स के रूप में, वो केवल 900 रुपए पे करना पड़ेगा, और वो आपके प्रॉफिट पे है। जो आपने प्रॉफिट जोड़ा था 5,000 रुपए का, तो 5,000 का 18% यानी कि आपको 900 रुपए ही पे करना पड़ेगा। तो ये जीएसटी इनपुट क्रेडिट का बेनिफिट होता है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ चुका होगा। आईटीसी का बेनिफिट ये है कि टैक्स पर टैक्स नहीं लगता है, और व्यापार है वो आसानी से हो सकता है, क्योंकि टैक्स पर टैक्स नहीं लगता, व्यापार पर टैक्स का भार नहीं बढ़ता है, और इससे व्यापारी अपने मुनाफे को बढ़ा सकते हैं। तो ये उसको बेनिफिट मिलता है। इसको हम इजी तरीके से समझेंगे चार्ट के माध्यम से कि ये जो पूरी श्रृंखला है वो कैसे काम करती है। तो यहां पर हम प्रोडक्शन से लेकर के होलसेलर, रिटेलर और कस्टमर तक इसकी जो पूरी श्रृंखला है वो कैसे चलती है और कैसे कैसे बेनिफिट मिलता है, इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो यहां पर हम इसको एक चार्ट के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। यहां पे सबसे पहले रॉ मटेरियल जो प्रोवाइड करवा रहे हैं उनको हमने रखा है रॉ मटेरियल वाले, उसके बाद यहाँ पे होलसेलर और रिटेलर, और फिर उसके बाद कस्टमर है। तो ये सीरीज कैसे चलती है इसको हम समझ लेते हैं। हम यहाँ पर एक ही राज्य में उत्पादन और उसी राज्य में ही उसका अंतिम उपभोग हो रहा है, इसको समझ रहे हैं, यानी कि इंट्रा स्टेट जीएसटी को समझ रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले होलसेलर है, वो मान लेते हैं कि 1,000 रुपए का कोई सामान खरीद रहा है। हम यहाँ पे छोटा अमाउंट लेके चलते हैं ताकि आसानी से समझ में आ सके। अगर 1,000 रुपए का सामान ले रहे हैं और उसमें मान लेते हैं कि 18% की जीएसटी लग रही है, तो 1,000 पे 18% की जो जीएसटी लगेगी वो दो भाग में डिवाइड होगी जीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी। यानी कि 18% में से 9% जाएगा सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स और 9% जाएगा स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो इसमें जो 18% जीएसटी लगेगा 1,000 का, वो 180 रुपए होगा, जिसमें से 90 रुपए चले जाएंगे सीजीएसटी के रूप में और 90 रुपए चले जाएंगे एसजीएसटी के रूप में। तो इसमें जो टोटल जीएसटी होगी वो 180 रुपए की होगी। और ये हम मान लेते हैं कि होलसेलर ने इस सीरीज के पहले व्यक्ति से खरीदा है, शुरुआती व्यक्ति से खरीदा है, ठीक है। तो 180 रुपए की जीएसटी वो पे करेगा शुरुआती व्यक्ति को। इसके बाद वो अपना अमाउंट इसमें ऐड कर देगा 500 रुपए का, उसने मान लेते हैं कि उसमें ऐड कर दिया अपना प्रॉफिट। तो टोटल उसकी कॉस्ट होगी 1,500 रुपए, यानी कि 1,000 रुपए खरीदा था, 500 उसने खुद ऐड कर दिया, तो 1,500 रुपए हो गया। और वो बेच दिया रिटेलर को। रिटेलर को कितने में बेचा? 1,500 रुपए का। तो अब जो जीएसटी लगेगा वो लगेगा 1,500 रुपए पे, ठीक है। तो यहां पे आपको ध्यान रखना है, वैल्यू जो ऐड हो रही है उस पर जीएसटी लगेगा, टैक्स पे जीएसटी नहीं लगेगा। टैक्स है उसका 180 रुपए का है, लेकिन उस पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा। यहां पे 1,000 रुपए का प्रोडक्ट था, 500 रुपए उसने अपना प्रॉफिट ऐड कर दिया, उसने उस प्रोडक्ट में कुछ भी अपग्रेड किया, 500 रुपए अपना ऐड कर दिया प्रॉफिट, 1,500 रुपए टोटल कॉस्ट हो गया। तो 1,500 रुपए में उसने बेच दिया रिटेलर को। अब 1,500 रुपए पे जीएसटी लगेगा,
1500 रुपए पे 18% के हिसाब से जीएसटी लगेगा, तो टोटल जीएसटी जो बनेगा वो बनेगा 270 रुपए। और ये जीएसटी दो भाग में डिवाइड होगा, सीजीएसटी और एसजीएसटी, यानी कि इंट्रा स्टेट ये टैक्स है, तो यहाँ पे सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा, जिसमें से 270 रुपए में से 135 रुपए चले जाएंगे सीजीएसटी के रूप में सेंट्रल सरकार को, और एसजीएसटी के रूप में 135 रुपए जाएंगे राज्य सरकार को। ठीक है, तो यहां तक आपको समझ में आ गया। अब हम यहां पे देखेंगे कि रिटेलर ने 270 रुपए जीएसटी के रूप में दिए हैं होलसेलर को। होलसेलर को कितना मिला? 270 रुपए। तो ये होलसेलर का हो गया जीएसटी आउटपुट। और होलसेलर ने जब 1000 रुपए का प्रोडक्ट खरीदा था तो उस पे कितना जीएसटी दिया था? 180 रुपए का, वो था उसका जीएसटी इनपुट टैक्स। तो अब होलसेलर कितना पे करेगा? होलसेलर 270 रुपए में से 180 रुपए माइनस कर देगा, और 180 रुपए माइनस करने के बाद यहां पे जो अमाउंट बचेगा वो बचेगा 90 रुपए का अमाउंट। तो होलसेलर जो पे करेगा वो 90 रुपए पे करेगा। यहां पे उसको आईटीसी का बेनिफिट मिल जाएगा, 180 रुपए जो उसने जीएसटी इनपुट टैक्स था उसका बेनिफिट उसको मिल जाएगा। अब रिटेलर के पास जो प्रोडक्ट आया उसकी कॉस्ट बन गई है 1500 रुपए की। उसने 1500 रुपए का खरीदा, 270 रुपए उसने जीएसटी पे कर दिया उस पर, जो कि उसका जीएसटी इनपुट है। ठीक है, तो यहां पर 1500 रुपए में रिटेलर ने अपना 500 रुपए का प्रॉफिट जोड़ दिया, क्योंकि जो व्यापारी सामान खरीद रहा है वो भी तो आगे प्रॉफिट कमाने के लिए खरीद रहा है, तो उसने उसमें अपना प्रॉफिट 500 रुपए का जोड़ दिया कि अब हम कस्टमर को 2000 रुपए में ये प्रोडक्ट बेचेंगे ताकि 500 रुपए का प्रॉफिट बन सके। तो रिटेलर ने उसमें 500 रुपए जोड़ दिया, टोटल उसकी कॉस्ट होगी 2000 रुपए की। अब उसने कस्टमर को बेच दिया वो प्रोडक्ट 2000 रुपए का। तो अब जो जीएसटी लगेगा वो लगेगा 2000 रुपए पे। 2000 पे जीएसटी लगा 18% के हिसाब से, तो वो टोटल जीएसटी होगा 360 रुपए का। टोटल 360 रुपए का जीएसटी है, यानी कि कस्टमर ने जो जीएसटी पे किया रिटेलर को वो है 360 रुपए का। तो रिटेलर को जो कस्टमर से जीएसटी मिला वो हो गया जीएसटी आउटपुट टैक्स। ठीक है, और रिटेलर ने कितना भरा था? रिटेलर ने भरे थे 270 रुपए, वो था उसका जीएसटी इनपुट टैक्स। तो यहां पर क्या होगा? आउटपुट में से इनपुट टैक्स है वो माइनस हो जाएगा, यानी कि 360 में से 270 रुपए है वो घटा करके बाकी जो अमाउंट बचेगा 90 रुपए का, रिटेलर केवल 90 रुपए है वो सरकार को टैक्स के रूप में पे करेगा। तो इस प्रकार से उनको आईटीसी का बेनिफिट है वो मिल जाएगा। अब अंतिम जो भार है वो टैक्स का चला गया कस्टमर पे, यानी कि कस्टमर ने 360 रुपए की जीएसटी भरी है, और टोटल इस सीरीज में कितना लग गया? यानी कि 90 रुपए रिटेलर ने भर दिए, 90 रुपए भर दिए हैं होलसेलर ने, 90 180 हो गया। और स्टार्टिंग में जब होलसेलर ने वो माल लिया था तो 180 रुपए वहां पे भरे थे रॉ मटेरियल के लिए, जो शुरुआती व्यक्ति था उसको 180 रुपए दिए थे। तो टोटल जो अमाउंट हो गया जीएसटी का वो 360 रुपए हो गया। और इसका जो भार पड़ता है वो अंतिम उपभोक्ता पे पड़ता है, जो उस प्रोडक्ट का अंतिम उपभोग कर रहा है, जो उसका जो कस्टमर है उसको पूरा जीएसटी है वो पे करना होगा। तो यहां पर हमारे केस में 360 रुपए पे कर रहा है कस्टमर, बीच में जो होलसेलर है रिटेलर है वो आईटीसी का बेनिफिट ले लेते हैं। इस प्रकार से इस सिस्टम से, जीएसटी के सिस्टम से ये बेनिफिट होता है कि जो टैक्स पर टैक्स लगता है वो नहीं लगता यहां पर, और जो केवल मूल्यवर्धन हो रहा है, जो वैल्यू एड हो रही है, यानी कि जो प्रॉफिट है उस पर टैक्स लगता है। तो इस प्रकार से ये सिस्टम काम करता है। इस चेन में जो शुरुआती व्यक्ति है, जो फर्स्ट व्यक्ति है, उसको इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि वो ये साबित नहीं कर सकता कि उसने ये सामान कहां से खरीदा, तो उसको इसका इनपुट टैक्स का बेनिफिट नहीं मिलेगा। उसको जो बी से मिलेगा, यानी कि हमारे केस में हमने होलसेलर माना है बी को, तो जो बी से जो टैक्स मिलेगा, जीएसटी का टैक्स मिलेगा, वो पूरा सरकार को टैक्स के रूप में पे करना होगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है, जीएसटी के बेनिफिट क्या है, एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज क्या है। तो इसको समझने से पहले हम जीएसटी के स्लैब को समझ लेते हैं। जीएसटी के अलग अलग स्लैब है। कई प्रोडक्ट है वहां पे जीएसटी नहीं लगता, कोई टैक्स नहीं लगता। जो जीवन के लिए जरूरी चीजें हैं उन पे जीएसटी नहीं लगता। ऐसे जो प्रोडक्ट है जिन पे जीएसटी नहीं लगता उनको बोलते हैं जीएसटी एग्जेम्प्टेड, वहां पर 0 जीएसटी होता है। इसके अलावा इसके स्लैब है 5%, 12%, 18% और 28% तक है। कुछ ऐसे प्रोडक्ट है जो लग्जरी प्रोडक्ट में आते हैं, जैसे परफ्यूम है, कोई लग्जरी कार वगैरह है, मोटरसाइकिल है, इस तरह के जो कुछ फर्नीचर है, इस तरह के जो लग्जरी प्रोडक्ट है उन पे 28% तक जीएसटी लगता है। तो ये जीएसटी के स्लैब है। इसके बारे में आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आप जब भी कोई प्रोडक्ट खरीदेंगे जिसका आपको बिल मिलेगा, जीएसटी वाला बिल मिलेगा, तो उसमें पूरी डिटेल होगी कि कौन से प्रोडक्ट पे कितना जीएसटी लगा है। ठीक है, तो ये मैंने आपको एक बताया है कि जीएसटी के अलग अलग स्लैब है।
अब हम समझ लेते हैं जीएसटी के एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज क्या हो सकते हैं। तो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट तो यह है कि इससे सरकार का राजस्व बढ़ा है, ट्रांसपेरेंसी आ गई है, कर में चोरी नहीं होती और सरकार का राजस्व भी इससे बढ़ता है। तो अगर सरकार का राजस्व बढ़ेगा तो विकास कार्य ज्यादा होंगे, सड़कें बनाना, स्कूल बनाना, कॉलेज बनाना, हॉस्पिटल बनाना, तो सरकार का इससे राजस्व बढ़ता है, ट्रांसपेरेंसी आ गई, कालाबाजारी इससे रुक सकती है। इसका दूसरा बेनिफिट है कि टैक्स पर टैक्स नहीं लगता। जीएसटी है वो वेट पर चलने वाला सिस्टम है, तो इसमें जो टैक्स पर टैक्स है वो नहीं लगता, केवल वैल्यू एडिड जो हुई है, जो वैल्यू है उस पर टैक्स लगेगा। तो ये इसका एक बड़ा बेनिफिट है। इसका नंबर 3 बेनिफिट है कि जीएसटी आने के बाद, जीएसटी यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स प्रणाली है वो पूरे देश में एक ही प्रकार की है, तो इससे 2 राज्यों के बीच में व्यापार है वो आसान हो गया है, यानी कि एक राज्य से दूसरे राज्य में व्यापार करना आसान हो गया है, सामान बेचना आसान हो गया है, तो इससे व्यापार है वो बढ़ता है। जीएसटी है वो एक ऑनलाइन सिस्टम है, पूरी तरह से ऑनलाइन सिस्टम है। इसका जो नेटवर्क है वो जीएसटीएन इसका नेटवर्क है, और जीएसटी ऑनलाइन भरना आसान हो गया है, टैक्स वगैरह ऑनलाइन भर सकते हैं। इसके अलावा इसका एक ये बेनिफिट है कि जीएसटी मिलने के बाद जिस व्यापारी के पास जीएसटी नंबर होता है वो एक ट्रस्टेड और वैल्यूएबल व्यापारी बन जाता है, उसको लोन वगैरह आसानी से मिल जाते हैं। अगर करंट अकाउंट वगैरह खुलवाना चाहते हैं तो जीएसटी नंबर है तो आसानी से करंट अकाउंट खुलवा सकते हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट की कई स्कीम्स है जिनमें सब्सिडी का लाभ मिलता है, कई प्रकार की गवर्नमेंट स्कीम्स है जिनमें लोन आसानी से मिलता है, जैसे प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, पीएमईजीपी योजना, इस प्रकार की योजनाओं में अगर जीएसटी नंबर है तो बैंक से आसानी से लोन मिल सकता है। जीएसटी के डिसएडवांटेज क्या है? तो जीएसटी है वो एक पेचीदा सिस्टम है, काफी कॉम्प्लिकेट है, तो इसको समझना काफी मुश्किल है। छोटे व्यापारियों के लिए जीएसटी समझना, कैसे टैक्स सिस्टम है वो कैसे काम करता है, तो ये काफी मुश्किल हो सकता है पेचीदा होने के कारण। इसके अलावा जीएसटी में जो प्रोडक्ट है उनके सभी की स्लैब है वो अलग अलग है। कुछ प्रोडक्ट है उन पे 5% जीएसटी लगता है, कुछ पे 12%, 18%, 28%, इस प्रकार से इसकी स्लैब है वो अलग अलग है। तो इसको समझना काफी पेचीदा हो सकता है और कस्टमर को आसानी से समझ में नहीं आता है। इसके अलावा जीएसटी है वो कई कंडीशंस पे छोटे व्यापारियों को भी जीएसटी लेना पड़ता है। अगर वो इंटरस्टेट बिजनेस करना चाहते हैं तो उनको भी जीएसटी नंबर लेना पड़ता है, तो ऐसी कंडीशन पे उन पे जीएसटी का भार बढ़ सकता है। और जीएसटी है वो ऑनलाइन सिस्टम है, तो इसके लिए कंप्यूटर, इंटरनेट, सॉफ्टवेयर वगैरह की जरूरत होती है जो कि छोटे व्यापारियों को आसानी से समझ में नहीं आता है। तो इस प्रकार से जीएसटी के कुछ डिसएडवांटेज हो सकते हैं, लेकिन जीएसटी है वो एक बहुत ही अच्छा टैक्स सिस्टम है। अब हम आगे जानेंगे कि जीएसटी अगर आप लेना चाहते हैं तो जीएसटी के लिए आवेदन कहां करना होगा, इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे होगा। तो मैं यहां पर आपको सजेस्ट करूंगा, अगर आप जीएसटी नंबर लेना चाहते हैं तो आपको किसी प्रोफेशनल की मदद से ही आवेदन करना चाहिए। आप किसी सीए की मदद से या कोई प्रोफेशनल है जो आसानी से सक्सेसफुली आवेदन कर सके तो उनके माध्यम से आवेदन करना चाहिए, अगर आपको पूरी जानकारी नहीं है तो। इसका जो पोर्टल है आवेदन करने के लिए, इसकी साइट है वो है www.gst.gov.in। इस वेबसाइट पर जाना है, इस तरह का पेज खुलेगा जो आपको यहाँ पे अभी डिस्प्ले दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन पे जाना है, यहाँ पे जाकर के आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर देना है और उसके बाद आपके सामने फॉर्म खुल जाएगा। यहाँ पे आपको अपनी डिटेल फिलअप करनी होती है, मोबाइल नंबर फिलअप करना होता है, ईमेल आईडी फिलअप करनी होती है, उसके बाद ओटीपी आएगा और उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। काफी लंबा फॉर्म है ये और काफी पेचीदा भी है, तो आपको मेरी सजेशन यही रहेगी कि आपको किसी प्रोफेशनल की मदद से, सीए की मदद से फॉर्म अप्लाई कराना चाहिए ताकि कोई दिक्कत ना आए और आपको आसानी से जीएसटी नंबर मिल सके। और अगर आप चाहते हो कि जीएसटी ऑनलाइन अप्लाई करने का एक कंप्लीट वीडियो बनाएं कि कैसे इसमें ऑनलाइन अप्लाई करने हैं, पूरे ऑनलाइन अप्लाई करने की गाइड का कोई वीडियो चाहिए तो आप ज्यादा से ज्यादा कमेंट कीजिए। अगर इस तरह के ज्यादा कमेंट मिलेंगे तो मैं ऑनलाइन अप्लाई करने का एक अलग से वीडियो जरूर बनाऊंगा। तो ये थी जानकारी जीएसटी के बारे में। हमने यहाँ पे आसानी से जीएसटी को समझने की कोशिश की है और उम्मीद करता हूं आपको काफी जानकारी मिली होगी। जानकारी अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कर देना और हाइप करना मत भूलना। नीचे आपको हाइप मिलेगा, हाइप जरूर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। यह वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।